हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का डिस्कशन करने जा रहे हैं। देखिएगा, जैसा हम आज डिस्कस जो करेंगे क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के डिस्कशन में मैं आपसे बात करूं, सबसे पहले हम बात करें कि करंट क्या रिप्रेजेंट करता है। आप जानते हैं, मैं अगर सिंपल सी बात करूं, अगर मैं बोलता आपसे विंड करंट या वाटर करंट, तो इन सब का डिस्कशन से आप समझ में आता है कि वाटर करंट की बात कर रहे हैं, मतलब सर वाटर की फ्लो की बात कर रहे हैं आप। तो सेम यहाँ पर बात करेंगे अपन, जो ये रिप्रेजेंट करता है करंट मतलब फ्लो। सर फ्लो की बात कर रहे हैं आप। अब यहाँ इलेक्ट्रिसिटी में जो इलेक्ट्रिक वर्ड लिया गया है, ये इलेक्ट्रो से लिया गया है, जिसका मतलब होता है चार्ज। क्या होता है उसका मीनिंग? चार्ज होता है। ये इलेक्ट्रो वर्ड से लिया गया है, जिसका मीनिंग है चार्ज। तो हम यहाँ जो डिस्कशन करेंगे किसका करेंगे? फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब सर जो भी डिस्कशन होगा चार्ज के फ्लो की बात की जा रही है। देखो, सबसे पहले मैं सिंपल सा बोलूं, हमारी यहाँ पे जो बेसिक क्वांटिटी है वो कौन सी है? चार्ज, जिसको हमें पढ़ना होगा। मतलब चार्ज का डिस्कशन करना है सर, चार्ज को किस तरह से क्या क्या प्रॉपर्टी रखता है, किस तरह का बिहेवियर शो करेगा, इन चीजों का हम डिस्कशन करेंगे। तो देखो, चार्ज के लिए मैं सिंपल सा बोलूं तो चार्ज की अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो चार्ज की डेफिनेशन क्या है? इट इज चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर और बाय वर्च्यू ऑफ इट मैटर शो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक बिहेवियर। अब बात सुनिएगा, आपको ये बात समझ में आ रही है सर, यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक जो बिहेवियर शो करता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक बिहेवियर वो किस तरह से आएंगे यहाँ पर? ये सारा किसी कारण आ रहा है? चार्ज पार्टिकल के कारण आ रहा है। सबसे पहले हमें चार्ज को पढ़ना होगा। तो मैं सबसे आपको पहले चार्ज, तो आपके माइंड में चार्ज आते ही आपके सबसे पहले माइंड में आता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो मैं अगर आपसे सिंपल सा बोलूं, मैंने आपके सामने एक एटम लिया, उस एटम का एक न्यूक्लियस। तो आप जानते हैं न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, और उसके सराउंडिंग में क्या मूव कर रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहे होते हैं, अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आप जानते हैं कि ये चार्ज दिए गए थे, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, इस तरह का डिस्कशन हमने पहले किया हुआ है सभी जो बेसिक क्लासेस थे हमारी उनके अंदर। अब देखो, अगर मैं आपसे सिंपल सा बोलूं तो ये चार्ज है, यहाँ पर ये चार्ज जो है, ये चार्ज सबसे पहले तो अगर इसकी बेसिक चीजों का पता होना चाहिए। चार्ज क्या है? चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है हमारे पास? स्केलर क्वांटिटी है। और ये क्या है हमारे पास? इसकी अगर मैं बात करूं आपसे एसआई यूनिट की, किसकी बात कर रहे हैं अपन? एसआई यूनिट की। तो एसआई यूनिट की बात करूं तो आप जानते हैं कि चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है हमारे पास? वो होती है सर कूलम। बात समझ में आ रही है? चार्ज की यूनिट होती है कूलम, जिसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आ गई है आपको? ये हमारी चार्ज की कौन सी यूनिट है? एसआई यूनिट। बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक। अब देखिए, मैं अगर सिंपल से आपसे बोलूं कि हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ये सारी चीजें पढ़ने जाएंगे, इसमें आगे क्या पढ़ेंगे हम सभी? अब इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, देखो कई सारी प्रॉपर्टीज पर डिस्कशन किया जाएगा। जैसे सबसे पहले बेसिक प्रॉपर्टी का डिस्कशन करूं, मैं आपसे बोलूंगा कि सेम टाइप के चार्ज रिपेल करते हैं, ऑपोजिट टाइप के चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। ये सब आपने पहले पढ़ा हुआ। तो मैं अगर आपसे सिंपल सा बोलूंगा, सेम टाइप के चार्ज अगर पॉजिटिव के पास में पॉजिटिव लाया गया, या मैं कह दूं आपसे नेगेटिव चार्ज के पास में नेगेटिव लाया गया, इस तरह के चार्ज जो पास में लाए जाएंगे तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? ये रिपेल कर रहे होंगे। तो यहां से हमें बात समझ में आती है क्या? सेम टाइप ऑफ चार्ज, सेम टाइप ऑफ चार्ज की बात करेंगे तो ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे? रिपल्शन रिप्रेजेंट करेंगे। वही बात करें अपन क्या कि ऑपोजिट टाइप के चार्ज जो होंगे वो हमेशा क्या करेंगे? सिंपल सी बात करूं मैं, ऑपोजिट टाइप, अगर नेगेटिव के पास में पॉजिटिव या पॉजिटिव के पास में नेगेटिव लाया जाएगा तो ये चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो इस तरह से ऑपोजिट टाइप ऑफ चार्ज क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर अट्रैक्शन शो होगा। बात समझ में आ रही है? तो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव नेचर किस तरह से है? अब देखो, ये सब चीजें समझ में आ रही है आपकी। हमने सर यहाँ पर चार्ज को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। तो देखो, यहाँ पर अगर आपको पता है कि हम पॉजिटिव चार्ज किसको लेके चल रहे हैं, प्रोटॉन के अकॉर्डिंग बात कर रहे थे सर, और नेगेटिव चार्ज जो बात कर रहे थे किसके अकॉर्डिंग कर रहे थे? इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग बात कर रहे थे। तो देखो, इन चीजों को डिस्कशन कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए किस तरह से हम बात कर रहे हैं। तो मैं आपसे कहूँ, किसी भी बॉडी के अंदर अगर आप देख रहे हैं, जिसमें एक एटम लिया, हर मेटर, कोई भी मेटर लिया जाएगा, उस मेटर के अंदर क्या होगा? मॉलिक्यूल्स होंगे, वहां एटम्स प्रेजेंट होंगे, और एटम्स के अंदर क्या होगा? चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट होंगे।
अब ये चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है, चार्ज पार्टिकल के अंदर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पर कौन से पार्टिकल्स मूव करते हैं? आप जानते हैं किसी भी बॉडी में से या तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, अपनी स्टेबिलिटी के लिए ये करेगा। तो एटम अपनी स्टेबिलिटी के लिए क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या गेन कर रहा है। तो यहाँ पर सर चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन मूव नहीं करता, मूव कौन करेगा? जो है हमारे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो देखो सबसे पहले तो मैंने सिंपल सा ही बताया। अब यहाँ पर सर ये पॉजिटिव कैसे और नेगेटिव कैसे, तो आपको सिंपल सा समझिएगा कि हमने इनका नामांकन किया है, इनका जो नेमिंग की गई कैसे की गई, हमने देखा सेम टाइप का जो बिहेवियर शो करते हैं, सेम टाइप की जो चार्जेस देखे हमने, जैसे एक सेम टाइप का, तो उनका एक पर्टिकुलर नाम दे दिया। मान लीजिए मैंने इनको पॉजिटिव चार्ज नाम दे दिया, तो जो इनका ऑपोजिट बिहेवियर शो कर रहे हैं उनका नाम क्या दे देंगे? हम नेगेटिव चार्ज दे देंगे। तो ये जो चीजें हमें समझ में आ गई चार्ज के बारे में। अब देखो यहाँ पर जैसे और छोटी छोटी क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हमें पता होने चाहिए। क्या? जैसे मैं आपसे सिंपल सा बात करूं पहले कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टेबल चार्ज, स्टेबल चार्ज की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? तो आप जानते हैं क्या होती है, बताइएगा। तो याद आ रहा होगा आपको सर, इसको तो हम जो ये स्टेबल यूनिट ऑफ चार्ज की बात कर रहे हैं तो ये चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। कितने के बराबर होता है वो? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बात समझ में आ रही है? जिसको हम आगे जाके इसको क्या बोलेंगे? क्वांटा के नाम से बोलेंगे। अभी आगे उस चीज का डिस्कशन किया जाएगा। वही अगर मैं बात करूं आपसे, इसके अलावा आपको कई बुक्स में मिल सकता है ये स्मॉलेस्ट यूनिट है। हम जब चार्ज का डिस्कशन करेंगे तो यहाँ पर बताएंगे कि सर ये स्मॉलेस्ट यूनिट ली जा रही है, मतलब इसको फर्दर आगे डिवाइड नहीं करेंगे, ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारे पास। अगर आगे आप कई बुक्स में पढ़ेंगे, अभी जब आपसे वहां बात की जाएगी तो आप पढ़ेंगे वहां पे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अनस्टेबल चार्जेस की बात की जाएगी। जब अनस्टेबिलिटी की बात, अनस्टेबल होंगे वहां पर इस तरह का चार्ज प्रेजेंट होता है जिन्हें हम नाम देते हैं क्वार्क। किस नाम से पढ़ते हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज को क्वार्क के नाम से पढ़ते हैं। और ये +-e/3 और +-2e/3 के बराबर मैग्नीट्यूड रखते हैं। मतलब देखो हमने e को फर्दर डिवाइड कर दिया आगे। हालांकि ये जब अनस्टेबल मैटर की बात की जा रही होगी वहां पर, अनस्टेबल चार्ज पार्टिकल्स की, तो वहां पर ये चीज होगा। ये कभी भी स्टेबल उसके अंदर पॉसिबल नहीं है। मतलब हमारे एग्जाम्स में इसका डिस्कशन कहीं पर भी नहीं होगा, केवल जो स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह पढ़ेंगे वहां पर इस चीज को बोला जाएगा। तो बस इसका बेसिक ध्यान रखना है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई। हमने यूनिट्स की बात करी है, अभी हम सिंपल यूनिट का डिस्कशन कर रहे हैं। ऐसा यूनिट समझ में आ गई थी सर, इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट ये है। इसके अलावा एक यूनिट और पूछी जाती है, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। और लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज की बात करूं तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे? फेरेड से। तो ये साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर हमने रखा है क्या कि जो हमारा 1 फेराडे जो साइंटिस्ट है उनके नाम पर है 1 फेरेड। मतलब ये आपको 1F लिखा हुआ मिलेगा। 1 फेरेड किसके बराबर होता है? 96500 कूलम के बराबर होता है। बात समझ में आ रही है? तो कई बार इसमें एग्जाम में इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि फेरेड में आंसर दे दीजिए, तो आपको जब इस तरह का आंसर देना होगा तो आप इसको यूज कर लेंगे। बात समझ में आ गई है? तो ये हमने अभी यूनिट्स की बात करी। सर अभी हमने क्या क्या पढ़ा? यहाँ पे हमने इसकी यूनिट पढ़ी, कौन सी स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन वगैरह की रिक्वायरमेंट, ये चार्ज पार्टिकल मूव करा रहे होंगे वहां पर डायरेक्शन की बात कर रहे होंगे। और अगर हम बात करें चार्ज कि सर इसका पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, तो ऐसा नहीं होगा, वहां पर डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसलिए हमने क्या बोला है? स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इसकी लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करी। इसके अलावा आपको बेसिक पता है कि देखो ये तो आप हमेशा जानते हैं, अगर सेम टाइप के चार्ज हैं, एक तरह के व्यक्ति एक ही जगह पर रहेंगे तो उनमें हमेशा क्या होगा? झगड़ा होगा, उनमें रिपल्शन रहेगा। वहीं अगर हम बात करें दो ऑपोजिट टाइप के चार्ज होंगे तो वो हमेशा क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। बात समझ में आ गई? तो ये चीज अभी हमने बेसिक पढ़ा है। अब इसके आगे हमें और कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जिनका डिस्कशन करना है, तो देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, चार्ज इज कंजर्व। अब चार्ज इज कंजर्व का मतलब किस समझेंगे हम कि चार्ज कंजर्व रहते हैं। तो मान लीजिए मैंने एक आइसोलेटेड सिस्टम लिया, मैंने एक सिस्टम बनाया ये आपके सामने, और इस सिस्टम के अंदर क्या करा मैंने? 3 बॉडी ले ली, ए बी और सी। 3 बॉडी ले ली मान लीजिए, ए बी और सी, और तीनों को चार्ज दे दिया। मान लीजिए इसको +3 चार्ज दे रखा है, इसको +5e चार्ज दे रखा है, इसको -2e चार्ज दिया हुआ। मतलब सर हमारे पास 3 बॉडी थी, इन तीनों बॉडी को लेकर हम डिस्कशन कर रहे हैं। हम इसके अलावा किसी और से कोई इसके अलावा जो भी और बॉडीज होंगी उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, हम इन 3 का डिस्कशन कर रहे हैं। अब मैंने क्या करा, इन 3 बॉडी को मान लीजिए यहाँ लाके रख दिया, एक सिस्टम बना दिया, इस सिस्टम को बोल रहा हूँ, है ना।
अब मैं क्या कर रहा हूं, ये पहले की कंडीशन है बिफोर। तो यहां पर जब हम बात करें तो मैं आपसे पूछता हूं, बताओ मुझे टोटल चार्ज कितना है। तो आप बोलेंगे सर टोटल चार्ज, तो सभी को जोड़ लीजिए। तो सभी का जब एडिशन करेंगे, चार्ज ऑफ बॉडी ए, चार्ज ऑफ बॉडी बी और चार्ज ऑफ बॉडी सी, तो देखो +3E + 5E और माइनस का 2E। जब इन तीनों को के चार्ज का एडिशन किया तो हमने देखा हमारे पास टोटल चार्ज कितना आ रहा है 5 3 8, 8 में से 2 गया तो प्लस का 6E। सर हमारे पास जो अभी इस सिस्टम की बात की जाए, इसमें टोटल चार्ज अभी +6E है, पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास सर इस पूरे सिस्टम का। तो कितना है टोटल +6E। अब मान लीजिए मैंने यहां पर इन तीनों बॉडी में क्या करा, एक दूसरे से इनको एक दूसरे के अंदर इनका चार्ज ट्रांसफर किया, इन तीनों के अंदर चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, हम इसके सिस्टम के बाहर की बात नहीं कर रहे हैं। तो मतलब सर अगर आप इन सिस्टम के अंदर की बात कर रहे हैं तो यहां पर जो आपकी बॉडी ए है और ये बॉडी बी है और ये बॉडी सी है। हमने सर आफ्टर जब चार्ज ट्रांसफर की बात की तो चार्ज ट्रांसफर के बाद हमने देखा मान लीजिए सर इसके पास जो चार्ज था हमारे पास वो अब आ रहा है हमारा आफ्टर। तो मान लीजिए यहाँ पर +2E चार्ज था, इसके पास मान लीजिए प्लस का 6E था। तो बताओ बचा हुआ चार्ज इस बॉडी के पास कुछ ना कुछ रहा होगा। मैं 2 सेकंड के लिए मान लेता हूं सर इस बॉडी के पास चार्ज Q था। तो देखो अगर मैं यहां पर बोल रहा हूं चार्ज इज कंजर्व्ड, हमेशा चार्ज क्या होता है कंजर्व रहता है। तो इनिशियल चार्ज फाइनल चार्ज के बराबर रहना चाहिए। तो इनिशियल में जो टोटल चार्ज था +6E था, तो बाद में भी कितना रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो यहां पर टोटल चार्ज की बात करूंगा मैं, तो टोटल चार्ज कितना होना चाहिए, तो सर ये हमारा इन तीनों बॉडी का चार्ज ऐड कर दीजिए, +2E + 6E और प्लस का Q। बात समझ में आ गई है। तो यहाँ जब 8 किया तो कितना आ गया मेरे पास, टोटल आ गया प्लस का 8E + Q। सर चार्ज इज कंजर्व्ड क्वांटिटी, तो जितना चार्ज इनिशियल था बाद में भी उतना ही रहना चाहिए। तो जो अगर मैं सिंपल सी बात करूं आपसे तो आपको ये बात समझ में आ गई सर, ये +6E किसके बराबर रहना चाहिए, +8E + Q के। यहां से हमने दोनों के चार्ज को इक्वल कर दिया। तो यहां से हमें कितना मिल रहा है, यहां से Q की वैल्यू मिल रही है सर माइनस का 2E। अब यहां से बात समझिएगा, आप मुझे बताइए कि इनमें जब चार्ज ट्रांसफर क्या होगा। देखो चार्ज कैसे ट्रांसफर, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे कि पहले मैंने ए बॉडी को बी बॉडी के कॉन्टेक्ट में लाया और चार्ज को ट्रांसफर किया, फिर बी और सी को कॉन्टेक्ट में लाया और चार्ज को ट्रांसफर किया। तो चार्ज ट्रांसफर करने के बाद आपसे पूछा जा रहा होगा चार्ज कितना होगा। तो इन कंडीशन में ये चार्ज तो सर पक्का है, यहाँ पर जो चार्ज बचा होगा इसके पास तो कितना होगा, माइनस का 2E। बात समझ में आ गई है। तो इस तरह से चार्ज हमेशा क्या रहता है हमारा, कंजर्व रहता है। बात समझ में आ गई। इसका एक और एग्जांपल लूं मैं आपके सामने। जैसे मैंने मान लीजिए आपके सामने एक और एग्जांपल लिया, मैंने एक बॉडी ए ली और दूसरी बॉडी क्या ले ली, बी। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि मैंने ए बॉडी और बी बॉडी ली है, इसमें इस बॉडी को लिया है ए बॉडी जो हमारे पास मान लीजिए मेरे पास इसके पास +10E चार्ज था और दूसरी बॉडी क्या है हमारी, मैंने ले ली है न्यूट्रल। ठीक है। तो अगर मैं आपसे सिंपल सा डिस्कशन करूं बिफोर चार्ज ट्रांसफर, मतलब मैंने अभी तक इनमें कोई चार्ज, ये सिस्टम में हमारे पास 2 ही चार्ज लिए, मैंने 2 ही चार्ज बॉडी ली है। देखो 2 बॉडी ली है और दोनों के अंदर चार्ज की बात की जाएगी। तो इसके पास टोटल चार्ज कितना था शुरू में, प्लस का 10E और इसके पास कितना था, तो आप बोलेंगे इसके पास चार्ज था 0। मैं पूछता हूँ आपसे कि आपके पास जो टोटल चार्ज है अभी यहाँ पर, तो टोटल चार्ज कितना है, तो आप बोलेंगे सर टोटल चार्ज है, दोनों का सम कर लो, 10E + 0 कितना आ गया, 10E चार्ज। बात समझ में आ रही है, प्लस का 10E चार्ज हो गया हमारे पास। अब मैं आपसे बोलता हूं कि ये +10E है आपके पास, तो सर इसको अगर आपने बाद में एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज को ट्रांसफर किया, मान लीजिए मैं कहता हूं यहां से आपने प्लस का क्या ले लेते हैं, मान लीजिए 4E चार्ज को मूव करा दिया मैंने। कितना चार्ज मूव करा दिया ऐसे, 4E। तो बताओ आफ्टर चार्ज ट्रांसफर जो चार्ज रहेगा बॉडी के पास में कितना रहना चाहिए। तो बिफोर कंडीशन में था और आफ्टर में कितना है सर, इसके पास पहले +10E था, आपने 4 को भेज दिया, तो माइनस कितना कर दूं इसमें से, 4 माइनस कर दूं। तो सर जो टोटल चार्ज था उसमें से कितना चला गया, 4। तो सर इसके पास अब जो बचेगा वो कितना बचेगा, तो सर इसमें से 10 में से माइनस कर दो आप 4, तो बचेगा सर इसके पास कितना, प्लस का 6E। सर इतना चार्ज तो अभी ए के पास है और बी के पास कितना आया, पहले तो कितना था 0, कितना आया इसके पास 4E आया। देखो 10 में से गया, जो जाने वाला है उसको क्या लिखेंगे, माइनस, और आने वाले को प्लस। कैसे लिख रहे हैं ये भी समझाऊंगा। देखो मैं यहाँ पर कितना आया, प्लस का 4E,
तो बताओ टोटल चार्ज कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे सर प्लस का 6e और प्लस का 4e। तो टोटल चार्ज कितना आ गया आपके पास? सही आ गया हमारे पास प्लस का 10e। अब देखो मैं आपसे सिंपल सा बोलूं कि किसी भी एटम की बात की जा रही है तो एटम के अंदर मैंने आपको सिंपल सा अभी बताया न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, यही था। तो जो यहाँ पर मूव करने वाले चार्ज पार्टिकल्स हैं वो कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ही जाएगा या आएगा, बस प्रोटॉन मूव नहीं करते। तो अगर कोई बॉडी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है, तो उसके पास कौन सा चार्ज जाएगा? नेगेटिव। तो जो बॉडी होगी आपके पास, बॉडी जो होगी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? वहीं अगर मैं बात करता हूं आपसे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर रही है तो बॉडी उसके पास कौन सा चार्ज आएगा? बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज। बात समझ में आ रही है? सिंपल सा, जब भी कोई बॉडी चार्ज, यहाँ पर कौन सा चार्ज दे रहा हूं मैं? पॉजिटिव। पॉजिटिव देने का मतलब क्या होता है? इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिए होंगे। तो यहाँ अगर सिंपल सी बात की जाए तो बी बॉडी ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए? 4 इलेक्ट्रॉन दिए, जब जाके इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आया आपके पास छोटे छोटे कि ए बॉडी ने या बी बॉडी ने, जैसे यहाँ पूछा जा सकता है कि ए बॉडी ने इलेक्ट्रॉन मूव कराया या बी बॉडी ने, तो आप आराम से बता सकते हैं सर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो नेगेटिव दिया होगा। और हमेशा कौन सा देंगे हमें? इलेक्ट्रॉन की मूव करना है। तो इलेक्ट्रॉन मूव कराना है तो हम तो यहाँ से वैसे +4 आ रहा है, मतलब इसने 4 इलेक्ट्रॉन मूव कराए हैं, तो यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन मूव कराए। बात समझ में आ गई है? तो इस तरह के एग्जाम के क्वेश्चंस आए हैं आपके पास किसके? चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेसिस पे। तो इस तरह से हम उनको सोल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? हमेशा ध्यान रखिएगा जब बॉडी को कांटेक्ट में लाया जा रहा है, तो देखो यहाँ पर जब कांटेक्ट, अभी ये हम आगे करेंगे चार्ज ट्रांसफर कैसे किया जाता है, उसके तीनों मेथड पढ़ेंगे, वहां पर इस चीज पर डिस्कशन करेंगे। नोट कर लीजिए। देखिएगा नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे हैं क्या? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अगर मैं बात करूं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये क्या प्रॉपर्टी है हमारी चार्ज की? सिंपल सा, एक हमारे साइंटिस्ट थे मिलिकन, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था इनने। मिलिकन साइंटिस्ट के थ्रू ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया गया। इनमें इन साइंटिस्ट ने क्या किया? इन्हें छोटी छोटी ड्रॉप्स ली। मान लीजिए एक छोटी ड्रॉप ली, इससे बड़ी, इस सबसे अलग अलग रेडियस की, अलग अलग ड्रॉप्स ली कई सारी, और उनके मास के थ्रू, उनका वॉल्यूम, उसके थ्रू ने क्या करा? उसका चार्ज फाइंड किया। उन्हें जब उनका चार्ज फाइंड किया तो देखा अलग अलग चार्ज, सबका अलग अलग चार्ज मिल रहा है। तो इनने क्या ऑब्जर्व किया कि इन सभी जो चार्ज इनका मिल रहा है, टोटल चार्ज, ये किसी न किसी एक नंबर का मल्टीपल मिल रहा था। जैसे मैं सिंपल सी बात करूं, आपके सामने मैंने लिखा 5, 10 और 15। तो ये हम क्या देखते हैं यहाँ पर? ये 1 into 5, इसको लिख सकते हैं 2 into 5, और इसको लिख सकते हैं 3 into 5। अगर मैं सिंपल सा आपसे बात करूं कि 3 नंबर से इनका एलसीएम आपने लिया, तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसका लिस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ रहा था? हमारे पास 5 आ रहा है। तो जैसे आपने यहाँ कहा था कि सर यहाँ पर जो 5 के मल्टीपल में कुछ चल रहा है, 5 का यहाँ पे जो है यहाँ कॉमन है, और सब इससे कुछ मल्टीप्लाई में हो रहा है एक नंबर। तो ये जो कॉमन नंबर है, ऐसे ही इनने जब चार्ज काउंट किया तो इनने देखा कि जब भी किसी भी बॉडी का हम जो चार्ज, टोटल चार्ज फाइंड कर रहे थे, तो उस बॉडी का जो टोटल चार्ज है, वो टोटल चार्ज हमें कितना मिल रहा था? वो मिल रहा था इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। जो अगर मैं बात करूं यहाँ पर ई जो हमने लिखा है, ये ई तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारे क्वांटा चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। और बात करूं यहाँ पर एन, ये एन रिप्रेजेंट करता है हमारा क्या? टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल। अगर मैं सिंपल सा आपसे बोलूं तो यहाँ पर ये n रिप्रेजेंट करता है हमारा टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। बात समझ में आ रही है आपको? अगर ये टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हैं, और भी सिंपल सी बात कहूं, n यहाँ पर जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा? एक इंटीजर मिलेगा। अगर ये इंटीजर है तो इसकी वैल्यू कितनी? 1, 2, 3 इस तरह से मिल रही होगी। और यहाँ पर जो हमारा ई है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्वांटा। और अगर मैंने जो आपको बोला चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है? वो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। उसका मैग्नीट्यूड लेना है हमें, तो केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। यहाँ तक का डिस्कशन करा तो हमें ये चीज समझ में आ गई। अब जब भी हमारे पास कोई भी एग्जांपल दिया जाएगा, उस एग्जांपल में, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि मैंने आपसे कहा कि किसी बॉडी का जो चार्ज है, वो चार्ज प्रेजेंट है हमारे पास कितना? वो प्रेजेंट है, जैसे मैंने ले लिया मान लीजिए 6.4 इंटू 10⁻18 कूलम।
तो बताइए क्या यहाँ पर फाइंड टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, तो कितने होंगे? तो आप कहेंगे टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल फाइंड करने हैं सर, तो टोटल जो चार्ज है हमारा Q किसके बराबर होता है? Ne, और टोटल चार्ज इतना गिवन है, तो यहां से हम जो लिखेंगे N इक्वल टू कितना हो जाएगा? Q बाई E। टोटल चार्ज कितना लिख दीजिए? 6.4 इंटू 10⁻18 अपॉन E की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये भी चार्ज था टोटल, और इसमें होता है तो कूलम से कूलम यूनिट कट गई, तो जो नंबर है वे मिल जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से सोल्व करने पर कितना आ रहा है? 16 से 4 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, तो ये आ रहा है हमारे पास 14 नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स है हमारे पास। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से अगर हमारे पास एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आराम से सोल्व किया जा सकता है। तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ने का बेसिक रिक्वायरमेंट क्या थी हमारी? बेसिक रिक्वायरमेंट ये थी कि किसी भी बॉडी का जो टोटल चार्ज है वो आप हमेशा क्या होगा? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। बात समझ में आ रही है? प्रोटॉन के लिए भी उतना होगा, इलेक्ट्रॉन के लिए भी उतना ही होगा। हाँ, हालांकि इसमें बेसिक चीजें आपको हमेशा पता होनी चाहिए। जैसे मैं बात करता हूँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इस चैप्टर में कई बार हम डिस्कशन करेंगे। जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। वहीं चार्ज की बात करूं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो आप बताएंगे कितना होता है? माइनस का 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आप सभी को बात समझ में आ गई होगी मेरी। सेम बात करूं मास ऑफ प्रोटॉन, और हम लगभग इक्वल मान के चलते हैं, हालांकि थोड़ा सा डिफरेंस होता है पर लगभग इक्वल मान के चलेंगे। कितना होता है हमारा? 1.67 इंटू 10⁻27 kg। वही चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है हमारे पास? चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है प्लस का 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं बट डायरेक्ट साइन अलग अलग होगा। और चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन तो हम जानते हैं कितना होता है? 0। बात समझ में आ रही है? न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल कौन होता है? न्यूट्रॉन। ये सब चीजें हमको बेसिक पता होना चाहिए ताकि क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त कभी यूज आएगा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी आपको। अब इसमें नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे हम किसका? देखिएगा, नोट कर लीजिएगा एक बार। बाकी नेक्स्ट डिस्कशन होगा इसमें अगर हम डिस्कशन करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास। मतलब क्या कहना चाह रहा है ये प्रॉपर्टी? ये प्रॉपर्टी हमें बताती है कि किसी भी बॉडी के पास, देखो, चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास। अगर किसी बॉडी का मास है तो वहां चार्ज होगा या नहीं होगा। तो देखो, मैं सिंपल से आपसे बात कहूं कि मैंने मान लीजिए एक बॉडी दी आपको, ये अभी आपकी न्यूट्रल बॉडी है। अगर ये न्यूट्रल बॉडी है तो बताओ, अगर इस बॉडी का कुछ शेप दिया है तो मैंने इसका मास कुछ ना कुछ होगा उस टाइम। यहां पर अभी इस बॉडी का मास है, जबकि यहाँ का चार्ज कितना है? वो 0 बना हुआ। यहाँ पर चार्ज नहीं है। तो अगर कोई बॉडी जिसके पास मास हो उसके पास चार्ज हमेशा हो, ये कोई जरूरी नहीं है। सेम अगर ऐसे में बोलता हूं कोई बॉडी है जिसके पास अगर चार्ज प्रेजेंट है तो पक्का है अगर चार्ज है तो उसके पास अपना मास होगा ही होगा, क्योंकि जो चार्ज पार्टिकल्स होंगे उतना मास तो होगा ही होगा। तो हम बात करेंगे कि कोई भी बॉडी है जिसके पास अगर चार्ज प्रेजेंट है तो मास पक्का होगा ही होगा, जबकि अगर मास है तो चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बात समझ में आ गई यहाँ तक? तो ये प्रॉपर्टी बताती है हमें चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास। ठीक है, बाकी देखिएगा इसमें यहां तक बात समझ में आ गई होगी आपको। चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है चार्ज इज इनवेरिएंट क्वांटिटी। अब ये इनवेरिएंट क्वांटिटी का मतलब क्या है? तो मैं सिंपल सा बोलूं कि जिस तरह से मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं पहले आपके सामने, कि अगर आपने पढ़ा है कि जैसे मैं बोलता हूं अभी तक आप जो डिस्कशन कर रहे थे कि मुझे एम मास को मूव कराना है तो मुझे दिमाग नहीं लगाना होता था। मैं सिंपल सा अगर वो मूव कर रहा है कुछ वेलोसिटी v से तो हम उसकी इक्वेशन लगाते थे, सोल्व कर लेते थे, जो एनर्जी निकालनी थी सब सोल्व कर लेते थे अब तक। क्यों? क्योंकि आपने अभी तक उस क्वेश्चन को करते वक्त मास के लिए हमें दिमाग नहीं लगाना होता था, जो गिवन होता था उसको यूज कर रहे होते थे। और जब ये चार्ज पार्टिकल लाइट, जब मैं कोई चार्ज पार्टिकल की बात करूंगा या लाइट जिनका मास होता है, जिनको हाई स्पीड से मूव करा रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हाई स्पीड से मूव करा रहे हैं, जब अगर हम उसको हाई स्पीड से मूव करा रहे होंगे, जब v उसका वेरी लार्ज होगा
तो उस टाइम पर हम क्या देखेंगे कि अगर उसका v वेरी लार्ज है तो उस टाइम पर ये एनर्जी आप जानते हैं E इक्वल टू mc² नाम से आपने आइंस्टीन इक्वेशन पढ़ी है, एनर्जी मास रिलेशन। तो जब ये मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, उन चीजों का डिस्कशन काफी होगा, पर अभी हमें मेन फोकस क्या करना है, हमें सिंपल ध्यान रखना है कि मास यहाँ पर उसकी स्पीड के अकॉर्डिंग एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो हम देखो सिंपल सा मैं बोलता हूँ, आपको एक रिलेशन ध्यान रखना होगा, m इक्वल टू m0 1/1 माइनस v²/c²। यहाँ पर क्या है, ये m0, अगर मैं सिंपल सा आपसे बात करूं कि ये क्या बता रखा है, तो मैं कहता हूं कि कोई बॉडी v स्पीड से मूव कर रही है और वो स्पीड वेरी लार्ज है, या मतलब अगर मैं बात करूं, कंपेयर कर सकते हैं हम किसके साथ, c के साथ, लाइट स्पीड ऑफ लाइट के साथ, तो वहां पर उस बॉडी का उस टाइम पे कितना मास होगा, इस चीज का फॉर्मूला ये हम यूज करेंगे। तो देखो सिंपल सा मैं बोलूं आपसे, यहाँ m0 तो बताता है रेस्ट मास, मतलब जब वो रेस्ट कंडीशन में था पार्टिकल या ऑब्जेक्ट, तो उस टाइम पे उसका जो मास था वो क्या कहलाता है, हमारा रेस्ट मास। बात समझ में आ रही है। और यहाँ पर यहाँ m जो क्या है, ये है मास ऑफ पार्टिकल एट स्पीड v। बात समझ में आ रही है। जब इसकी स्पीड v थी तो उसका कितना मास था, m मास था। c आप जानते हैं, यहाँ पर v क्या है, स्पीड ऑफ पार्टिकल, और c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। अगर मैं आपसे सिंपल सा पूछता हूँ स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, तो आप बताते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बात समझ में आ गई है। जैसे मैं सिंपल सा अगर आपके सामने एग्जांपल दे दूं एक इसका, तो ये एग्जांपल देखिए आप, जैसे मैंने बोला कि मान लीजिए मैं एक पार्टिकल है जिसको मूव करा रहा हूँ, और उसकी एक पार्टिकल दिया मैंने आपको जिसको मूव कराया जा रहा है, जिसका चार्ज मान लीजिए कुछ दे रखा होगा और मास भी दिया हुआ है, मैंने चार्ज दिया हुआ है कुछ, जैसे कि स्पीड दी हुई है मैंने मान लीजिए 2c/3 दे रखी मान लीजिए, ठीक है, लाइट ऑफ स्पीड का 2/3 पार्ट है। तो अगर इसका मास निकालना हो तो आप कैसे फाइंड करेंगे, m0/1 माइनस 2c/3 का c² कैंसिल आउट हो जाएगा, सोल्व आउट कर लेंगे तो 9 का कितना आ जाएगा आपके पास 3, तो 3m0 अपॉन नीचे कितना बचेगा 9 - 4 तो √5।